इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव तो जैसे ही इन्फिनिटिव शब्द सुनने में आता है एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि 2+v1। बट इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। यह जरूरी नहीं है कि सारे इन्फिनिटिव अपने साथ 2 रखें, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर बेयर इन्फिनिटिव अंग्रेजी में नहीं होता, यानी इसे बाहर निकलने की जरूरत है। तो हम कहेंगे द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड विद और विदाउट टू is called infinitive. The base form of verb used with or without to is called infinitive. Verb का बेस फॉर्म जिसका प्रयोग हम टू के साथ और बिना टू के करते हैं उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। एक बहुत सी सिंपल बात आपको बताऊं कि मेनली इन्फिनिटिव जैसे ही सुनते हैं हम टू ही समझते हैं। समझना भी चाहिए, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव का लिमिटेड यूज है। हालांकि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स इसे बारीकी से नहीं समझेंगे तो उनका कुछ प्रश्न छूट जाएगा, तो मैं समझाने वाला हूं। लेकिन इन्फिनिटिव में अगर आप ये समझते हैं कि 2+v1 तो आप बहुत गलत नहीं हैं, क्योंकि 2+v1 का ही बहुत ज़्यादा यूज होता है और केवल v1 जो है इसका लिमिटेड यूज है, बहुत कम यूज है। बट आपको बारीकी से दोनों को समझ लेना है कि कहाँ हम 2+v1 यूज करेंगे और कहाँ v1 यूज करेंगे। तो यहाँ दिया है मैंने टू गो, टू रन, रन, टू लाफ, लाफ, टू डांस, डांस, यानी टू वाले भी और बिना टू वाले भी दोनों को ही इन्फिनिटिव कहेंगे। अब कई लोग कंफ्यूजन में होंगे कि तब फिर प्रिंसिपल वर्ब क्या है। स्पष्ट हो जाएगा प्रिंसिपल वर्ब और इन्फिनिटिव के बीच का अंतर। आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आगे बने रहेंगे, समझ जाएंगे आप। काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव जो मैं बोल चुका हूं, 2+v1। 2+v1 को हम कहते हैं फुल इन्फिनिटिव और केवल v1 को हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो टू टीच, यहाँ टू लगा है तो यह फुल है, और यहाँ से टू गायब है तो यह बेयर है। बेयर मतलब खाली, बेयर मतलब बिना, बेयर मतलब नंगा, जैसे बेयर फुट, नंगे पांव। तो टू बिलीव, यहाँ बिलीव। टू रीड, यहाँ रीड। टू लाफ, यहाँ लाफ। टू ईट, तो यहाँ ईट। यानी जब वर्ब के साथ टू लगा हो तो वह पूर्ण वर्ब होता है, और जो पूर्ण वर्ब है वही फुल इन्फिनिटिव होता है। यदि वर्ब के साथ टू नहीं रहता है तो उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, यानी वह खाली है, उसका कुछ हिस्सा छूटा हुआ है। आप ट्रांसलेशन बनाते समय ध्यान दिए होंगे, किसी भी लेखक के द्वारा लिखी हुई ट्रांसलेशन की बुक में जब आप लिखना का अंग्रेजी देखते हैं तो वहां लिखा रहता है टू राइट। आप जब पढ़ना का अंग्रेजी लिखते हैं, देखते हैं, तो वहां टू रीड दिया रहता है। खेलना का टू प्ले, नृत्य करना का टू डांस। टू ही पूर्ण करता है वर्ब को, यदि टू नहीं देते हैं तो वह अपूर्ण होता है। इसीलिए फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव, ये दो तरह के इन्फिनिटिव हमें पढ़ने होते हैं। अब फुल इन्फिनिटिव का भी पार्ट होता है, सिंपल इन्फिनिटिव एंड जेरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। तो सिंपल इन्फिनिटिव को सीधे सीधे आप नाउन समझ लें। सिंपल इन्फिनिटिव ऑलवेज फंक्शंस एज अ नाउन। सिंपल इन्फिनिटिव नाउन की तरह काम करता है। अब नाउन कौन सा काम करता है सेंटेंस में? तो नाउन इज यूज्ड और नाउन फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो सिंपल इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, अपोजिशन का काम करेगा। ये सारे काम, जो काम किसी नाउन के द्वारा किए जाते हैं, वही काम सिंपल इन्फिनिटिव के द्वारा किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स। रूल वही जो मैं बोल रहा था यहां दिया हुआ है कि इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में इनका प्रयोग होता है। इनका मतलब सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे टू लाफ इज यूजफुल, इस सेंटेंस का वर्ब जो है वह इज है और वर्ब के पहले वाला पार्ट यह सब्जेक्ट है, यानी यहां सिंपल इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम किया। टू डांस इज एन आर्ट, नृत्य करना एक कला है, तो टू डांस यहां सब्जेक्ट का काम किया। हंसना
लाभदायक है, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये इस तरह के वाक्य आप कुछ बना लें ट्रांसलेशन के रूप में, जिससे आपको स्पीकिंग में काफी हेल्प मिलेगा। एग्जाम्पल्स, आई लाइक टू स्विम, शी लव्स टू। अब आप इनमें अंडरलाइन करें इन्फिनिटिव को और बताएं कि ये कौन सा फंक्शन कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, या ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जल्दी से इन्हें आप अंडरलाइन कर लें और स्पष्ट कर लें। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल जिसे आप सॉल्व कर रहे थे, आइए समझते हैं। आई लाइक टू स्विम, यहाँ लाइक मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और चूंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए यह टू स्विम ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद आया तो यह प्रिंसिपल वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर लव्स टू सिंग, लव्स यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, इसलिए टू सिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है। माई हॉबी इज टू कुक, अगर इस वाक्य में टू कुक को हम ढक दें तो माई हॉबी इज मीनिंगलेस होगा। तो कॉम्प्लीमेंट यानी जो कंप्लीट करने का काम करे, जो कंप्लीट करने का काम करे उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखें यदि टू कुक को हटा दिया जाए तो माई हॉबी इज मीनिंगलेस होगा, यानी टू कुक कॉम्प्लीमेंट का काम किया, पूरक का काम किया। ही इज टू डांस में टू डांस इस सेंटेंस को पूरा किया है, इसलिए यह यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने सीखा कि सिंपल इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। आगे, इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, यानी यह preposition के ऑब्जेक्ट का काम करता है। यह preposition के ऑब्जेक्ट का काम करता है, मतलब यह किसी preposition के बाद आता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि अबाउट को छोड़कर यह किसी का ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि अबाउट के अलावे जितने भी prepositions हैं वे अपने बाद जेरंड लेते हैं। यदि इन हो, ऑफ हो, फॉर हो, अगेंस्ट हो, बिहाइंड हो, बिसाइड्स, बिसाइड हो, इनके बाद हमेशा जेरंड आता है, इन्फिनिटिव आप लिख ही नहीं सकते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अबाउट है जिसके बाद 2+V1 का हम प्रयोग करते हैं, यानी अबाउट। क्योंकि एक प्रेपोजिशन है इसलिए हम कहें कि यह प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करता है, जैसा कि यहाँ इन दो वाक्यों में आप देख पा रहे हैं। क्वालिफाइंग और जेरेंडियल इन्फिनिटिव, क्वालिफाइंग और जेरेंडियल